Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to take up a new lesson of the chemistry portion of your science book, that is atoms and molecules. In this lesson, first of all, we shall take the laws of chemical combination. Laws of chemical combination असल में किस तरह के लाज हैं और ये कहाँ कहाँ पे लगते हैं, इनका क्या, इनकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, तो ये हमें किस काम के हैं, यानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहेंगे हम यहाँ पे कि हमें मालूम है कि हर वक्त जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं एक दूसरे के साथ मिल के या अलग होके कुछ नई सब्सटेंसेस बनाते हैं। सपोज आपने तो ये रिएक्शंस भी पढ़ी हैं, केमिकल चेंजेस भी पढ़ी हैं। इनमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स जो वजूद में आते हैं उनका क्या अपने इन रिएक्टेंट से रिलेशन है। जो नई सब्सटेंस वजूद में आई या नई जो रिएक्टेंट्स वजूद में आए हैं प्रोडक्ट्स वजूद में आए हैं, उनको रिएक्टेंट्स के साथ क्या रिलेशन रहती है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंबाइन हो के नई नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे आपको मालूम है कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दूसरे तरीके से मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बनते हैं। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये किस तरह एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, यहाँ पे जो हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े जा रहे इन्हीं को समझाता है कि वहाँ पे क्या होता है। असल में क्या है कि ऑल द रिएक्शंस और कॉम्बिनेशंस जहाँ पे जो भी हो जाती हैं वो कुछ लॉज फॉलो करते हैं, यानी ये ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं। इन रूल्स और रेगुलेशंस को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी इसी बुनियाद पे ये केमिकल्स कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये चीज़ हमें दिया है दो साइंटिस्ट्स ने, एक का नाम था लेवोजियर और दूसरा जो था वो जोसेफ प्रोस्ट। लेवोजियर दूसरा जो है वो JL प्रोस्ट। इन दोनों ने काफ़ी मेहनत करके ये लॉज दिए। इन्होंने 3 लॉज दिए। नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 2, लॉ ऑफ constant proportions.
Number 3, law of multiple proportions. तो ये 3 लॉज इन्होंने दिए हैं जिनकी बुनियाद पे रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन तीनों को इकट्ठे मिल के बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या चीज़ है? यहाँ पे ये लॉ जो है लवोजियर ने दिया है, जिसकी बात मैंने यहाँ पे की है, सर एंटोइन लवोजियर। कब दी हैं? 1774 में। और इसमें ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स क्या? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, जैसे आपने एनर्जी में पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, इसी तरह यहाँ पर भी है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड। यहाँ पे चूँकि मैं रफ लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका एक नोट जो बना के रखा है ऑलरेडी, वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है, तो ताकि आपको आसानी हो जाएगी। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर destroyed in a chemical reaction. यानी एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं इनका मास बराबर रहता है। जितने रिएक्टेंट्स एक रिएक्शन में मिलते हैं और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बिल्कुल उनका मास उनके बराबर रहता है, यानी इसमें ज़रा बर भी फ़र्क नहीं होती। यानी ये यूनिवर्सल लॉ है क्या? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तेल क्या चीज़ वना इन एनी केमिकल रिएक्शन the total mass of reactants is equal to the total mass of products। यानी जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का वो बिल्कुल प्रोडक्ट्स के बराबर रहता है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड 100 ग्राम मिला है। जब यह अलग हो जाएगा तो मरकरी जो है इसमें 92.6 ग्राम्स प्लस ऑक्सीजन जो है दैट इज 7.4 ग्राम्स, यानी 92.6 प्लस 7.4 जब हम मिलाते हैं दैट्स 100। तो इससे ये लॉ साबित हो जाता है कि जितना मास रिएक्टेंट्स में इन्वॉल्व होता है वही प्रोडक्ट्स में भी आता है। तो इस तरह ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। तो इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे।